हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दृष्टि परिवार में आज आपका फिर से स्वागत है। हम चलते हैं बायोलॉजी की दुनिया में। तो आज हम 11वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत, उसको मैं बताऊंगा, उसके बारे में डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आता है वो सजीव क्या है। तो आप जानते हैं, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि सजीव उस प्राणी को कहा जाता है या उस वस्तु को कहा जाता है जिसमें प्राण उपस्थित होगा। ठीक है, तो वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या कि वैसा वस्तु जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाएं समझ रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होती है, जो सजीव के अंदर होता है। ठीक है, तो जैविक क्रियाएं जैसे क्या बोलते हैं, पोषण, श्वसन, वृद्धि, ग्रोथ, उपापचय, प्रजनन, उत्सर्जन एवं क्या बोलते हैं उद्दीपन जो होता है, वो सारी जो प्रक्रियाएं होती है वह सजीव के अंदर होती है। अगर ऐसा होता है तो वह सजीव होगा, अगर ऐसी प्रक्रिया उसके अंदर और जैविक प्रक्रिया उसके अंदर नहीं होता है तो वह क्या होगा, निर्जीव होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जानते हैं मानव क्या है, एक सजीव प्राणी है। मानव क्या है, तो एक सजीव प्राणी, क्योंकि मानव क्या कर सकता है, तो मानव के शरीर के अंदर क्या होती है, सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, श्वसन भी होती है, वृद्धि भी होती है, मूवमेंट भी उसके अंदर होता है, मेटाबॉलिज्म भी होती है उसके अंदर, यानी कि सभी प्रक्रिया उसके अंदर क्या एडेप्शन भी होती है और स्टिमुलेशन भी होती है, सारी प्रक्रिया उसके अंदर होती है। बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया, गाय, हाथी, कीट पतंगे और बहुत सारे हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे, हमारे पृथ्वी में बहुत सारे क्या है सजीव हैं, वो सारे की क्या बोलते हैं, सारे के अंदर क्या ये सारी प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं क्या, तो इस सजीव की सबसे छोटी जो इकाई है ना, सजीव की सबसे छोटी इकाई है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि जो भी अगर चीज़ अगर बन रहा है तो उसका जो आधार होता है वह क्या होता है, उसकी कोशिका, यानी जीवन की सबसे छोटी, जीवन यानी कि सजीव की सबसे छोटी इकाई सेल को कहा जाता है। किसको, सेल को। और सेल का अर्थ क्या, सेल कहने का मतलब क्या, आप समझ रहे हैं कि अगर ये बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग बनने के लिए क्या बोलते हैं, ईंट को क्या बोलते हैं, उसमें जोड़ा जाता है, और वो जो बिल्डिंग है, जो मकान है, उसका जो छोटी इकाई क्या होगा, तो उसका क्या होगा, तो ईंट होगा। उसी तरह जब शरीर किसी जीव का अगर शरीर बन रहा है तो जीव का जो शरीर बन रहा है तो उसकी सबसे आधारभूत इकाई की बात किया जाए या उसकी छोटी इकाई की बात किया जाए तो सेल को कहा जाता है। और सेल आप जानते हैं कि सजीव की सबसे छोटी इकाई सेल को कहा जाता है। यह जीवन की आधारभूत कहने का मतलब क्या कि यह जो शरीर, किसी भी जीव का जो शरीर बनता है वह सेल से बनता है, या एक कोशिकीय प्राणी हो या बहुकोशिकीय प्राणी हो, उसका जो शरीर का निर्माण होता है वह एक ही कोशिका से होता है। इसलिए क्या बोलते हैं, जीवन का जो आधारभूत की बात किया जाए, आधार किसको माना जाता है, कोशिका को। यह क्या संरचनात्मक एवं क्या क्रियात्मक, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कहने का मतलब क्या, जो सजीव का जो सबसे या कोशिका जो है वह स्ट्रक्चर की बात किया जाए। स्ट्रक्चर मतलब समझ रहे हैं कि हमको आकृति प्रदान करता है। जो सेल जो है वह सेल धीरे धीरे क्या करता है, तो ग्रुप में बनता है, तो टिश्यू का निर्माण करेगा, फिर टिश्यू से क्या करता है, तो फिर ऑर्गन का निर्माण करेगा, कि ऑर्गन से क्या करेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या करेगा, तो एक बेबी बनता है, भ्रूण बनता है, और धीरे क्या विकास करता है। वही बात स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल की बात किया जाए तो हमारे शरीर के अंदर क्या बोलते हैं, जो कोशिका ही है, जो हमारे कोशिका के अंदर ही क्या होता है, तो सारे प्रसूति, जितने भी फंक्शन की बात किया जाए, जितने भी मेटाबॉलिज्म या जितने भी क्या जैविक प्रक्रियाएं होती है वह सेल के अंदर ही होती है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, कोशिका को ही क्या कहा जाता है, तो आधारभूत स्ट्रक्चर एवं क्या फंक्शनल इकाई, यानी कि जीवन की सबसे, यानी कि जो संरचना एवं क्रियात्मक इकाई उसको कहा जाता है, तो कोशिका कहा जाता है। ठीक है, सेल शब्द की बात किया जाए तो सेल शब्द सेलुला से लिया गया है। किससे, सेलुला वर्ड से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो छोटा सा कमरा होता है। तो याद रखिएगा कि सेल का खोज तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन सेल शब्द कहां से आया, तो सेल शब्द सेलुला वर्ड से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो छोटा सा कमरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे एक क्या है, तो एक मैंने बनाया यहाँ पे, ये सेल है, ये क्या है यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर इसका क्या है, सेल का। ये बाहरी भाग देख रहे हैं, इसकी बाहरी भाग जो देख रहे हैं ये क्या है यहाँ पे, तो इसके बाहरी जो भाग है ये सेल वाल है, ये सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति। उसके बाद इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर का एक परत है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, या इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, उसके बाद कोशिका के अंदर क्या है, तो लिक्विड है, यानी अर्धतरल पदार्थ है, जिसको साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, तो एक गोल है, संरचना है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक।
ठीक है। और बहुत सारे इसके अंदर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या है तो ऑर्गेनिज है। ये सारे कोशिकांग हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पहले इतना जान लेते कि कोशिका है तो सबसे जो क्या बोलते हैं जीवन की इकाई की बात किया जाए, सजीव की सबसे छोटी इकाई की बात किया जो कोशिका होता है। तो हम सजीव और निर्जीव में जब अंतर करते हैं तो पहला जो मेरा अंतर होना चाहिए, जो पहला जो विशिष्ट जो उसका क्या बोलते हैं जो अंतर है वह पहले क्या है कोशिका। सजीव के अंदर कोशिका पाई जाती है, निर्जीव के अंदर कोशिका नहीं पाई जाती, क्योंकि कोशिका के अंदर ही क्या होता है तो सारी प्रक्रियाएं होती है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कोशिका है जो पहला विशिष्ट लक्षण है किसका तो सजीव का। ये कोशिका के बारे में बताया कि कोशिका के अंदर क्या बोलते हैं, कोशिका के बाहरी जो परत होती है मोटे परत होती है, करीब मोटी परत होती है, उसको क्या कहा जाता है तो सेल वॉल। ये सेल वॉल की बात किया जाए तो कोशिका भित्ति यानी कि प्लांट्स में पाया जाता है, कोशिका भित्ति प्लांट्स यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। उसके अंदर एक छोटा सा एक क्या उसके बाद वाला जो क्या बोलते हैं जो एक संरचना है जो क्या बोलते हैं जालीनुमा संरचना है, जो झिल्ली के समान संरचना है, उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कोशिका के अंदर क्या बोलते हैं अर्ध तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड है, द्रव भरा हुआ है, उस द्रव को क्या कहा जाता है तो साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव कहा जाता है। उसके केंद्रक है, उसके सेंटर में एक संरचना है, उस संरचना का नाम क्या है तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और आपको पता है कि केंद्रक को क्या कहा जाता है तो ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है तो केंद्रक कहा जाता है। इसका खोज किसने किया था तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोज किया था 1831 ईस्वी में। आप देख रहे हैं क्या इस कोशिका में ज़्यादा हम डिटेल्स नहीं बताएंगे, थोड़ा सा जब सेल का क्लास लेंगे तो वहाँ मैं बताऊंगा डिटेल्स में। पहले यहाँ जान लेते हैं कोशिका के बारे में थोड़ा सा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ये रॉबर्ट हुक ये जर्मन वैज्ञानिक है, रॉबर्ट हुक जर्मन वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था ये कोशिका का खोज। लेकिन जीवित कोशिका का नहीं यानी कि मृत कोशिका का खोज किया था या डेड सेल का खोज किया था। किसमें खोज किया था तो जब बोतल का हुआ जो बोतल का जब अध्ययन कर रहे थे, बोतल कॉर्क की जब अध्ययन कर रहे थे तो उसने पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना लिखा था जिसका नाम इन्होंने क्या दिया तो कोसा नाम दिया, जिसका नाम क्या नाम उन्होंने दिया था कोसा दिया था, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं साइटोलॉजी। जिस तरह से क्या बोलते हैं जीव के अध्ययन को क्या बोलते हैं बायोलॉजी, उसी तरह क्या बोलते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटो जो वर्ड आएगा वह बायोलॉजी शब्द में साइटो का मतलब ही क्या होता है कोशिका यानी कि सेल होती है, और लॉजी जब भी वर्ड आएगा तो लॉजी का अर्थ क्या होता है तो अध्ययन करना, ठीक है। यानी कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या जीवित कोशिका। अब लाइव सेल ये तो मृत कोशिका खोज किसने किया था तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, सॉरी। उसके बाद लेकिन जीवित कोशिका खोज किसने किया था तो आप उस वैज्ञानिक का नाम जानते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने, ये डच वैज्ञानिक है, इन्होंने 1674 ईस्वी में क्या किया था तो तीत कोशिका समझ रहे हैं ना, यहाँ पे दांत की जो कोशिका है उसमें और जो प्याज की जो कोशिका है उसमें उन्होंने क्या किया था तो खोज किया था। हमारे ब्रह्मांड में सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो हमारे ब्रह्मांड में सबसे छोटी नहीं सॉरी हमारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए तो बड़ी कोशिका का जो नाम है उसका क्या आप देखा होगा ऐसा आपने तो प्रकृति में ऐसा देखा होगा आपने कि ऑस्ट्रिच सेल यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है हमारे ब्रह्मांड में। और सबसे छोटी कोशिका की बात किया जाए तो सबसे छोटी कोशिका कौन है तो माइकोप्लाज्मा है। क्या लक्षण की बात किया जाए तो पहला लक्षण क्या होता है उसका तो कोशिका होती है। लेकिन दूसरा पॉइंट है यानी कि दूसरा मुख्य सजीव होने का दूसरा मुख्य लक्षण क्या है तो प्रोटोप्लाज्मा यानी जीव द्रव को यानी कि इसे क्या कहता है इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। पूछेगा जीवन का आधार किसे माना जाता है तो बताइएगा कोशिका को। लेकिन जीवन का भौतिक आधार की बात किया जाए तो जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है तो जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्मा को। प्रोटोप्लाज्मा की बात किया जाए तो यह किससे निर्मित होता है तो यह जो बना होता है वह दो चीज़ से। ऐसे तो मैं दो चीज़ बताऊंगा इसका। तो पहला जो की बात किया जाए तो क्या होगा इसमें साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव। दूसरा बात है न्यूक्लियोप्लाज्मा केंद्रक द्रव। ये केंद्रक द्रव की बात किया जाए तो केंद्रक के अंदर जो लिक्विड होता है उसको केंद्रक द्रव कहा जाता है, और जो कोशिका के अंदर लिक्विड होता है उसको क्या कहा जाता है तो साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। यानी कि साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है तो सम्मिलित रूप से उसको क्या कहा जाता है तो प्रोटोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्मा की बात किया जाए तो प्रोटोप्लाज्मा का जो खोज किसने किया था तो इसका जो खोज किया था उसका नाम है पुरकुंजे नाम वैज्ञानिक ने 1835 में किया था। 1835
पेरिस में गया था। तो दूसरा लक्षण मैं बताया था कि अगर कोशिका होगा तो कोशिका के अंदर क्या होगा, जीवन होगा, और जीवन होगा तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, तो उसके अंदर जीवन होगा तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, जीव द्रव होगा। प्रोसेस क्या होगा, कोशिका होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जीव द्रव होगा, जीव द्रव ही क्या होगा, तो उसके अंदर क्या है, तो जीवन का भौतिक धर्म माना जाता है। तो ये दूसरा मैंने बताया था लक्षण आपको, ठीक है। आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, तो कोशिका द्रव कहा जाता है। और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो अर्धतरल पदार्थ है, जो लिक्विड है, उस लिक्विड को ही क्या कहा जाता है, तो केंद्रक द्रव कहा जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं आगे। अब तीसरा जो इसका लक्षण है वह तीसरा लक्षण क्या है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि जैव रसायन अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया पहले देखिए यहाँ पे, ये जैव रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जीवों के अंदर, सजीवों के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो किसी चीज़ का निर्माण होता है या क्या टूटता है, वो सारी प्रक्रिया किसके अंदर होगा, तो केमिकल यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, इसको दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में। इसको क्या बोलते हैं, तो पहले जो बायोकेमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, तो मेटाबॉलिज्म होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय की बात किया जाए, उपापचय प्रक्रिया या उपापचय अभिक्रिया। उपापचय अभिक्रिया किसको कहते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे आएगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है आखिर। तो मेटाबॉलिज्म क्या कि हमारे शरीर के अंदर कुछ बनता है और कुछ टूटता है, यानी कि बनने एवं निर्माण एवं विघटन की प्रक्रिया को क्या कहता है, तो उपापचय प्रक्रिया कहा जाता है। फिर से समझिए कि जब कोई भी चीज़, जैसे कहने का मतलब क्या कि अगर हम क्या वजह से कहने का मतलब, जैसे अगर हमको बनाना है क्या, रोटी बनाना है, तो पानी और क्या बोलते हैं, आटा को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। आटा और पानी को मिक्स करने के बाद उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, तो उसके बाद रोटी बनता है। तो वही क्या बोलते हैं, कुछ टूटता है और कुछ बनता है, यानी कि कुछ निर्माण होता है, कुछ क्या होता है, उसका टूटता है यानी विखंडित होता है। तो ये सारे प्रोसेस क्या कहलाता है, तो मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय कहलाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। मेटाबॉलिज्म की बात किया जाए तो इसमें दो भाग होता है। ये पहला भाग जो होगा उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और दूसरा है कैटाबॉलिज्म, यानी कि इसको कहते हैं उपचय अभिक्रिया, और इसको बोलते हैं अपचय अभिक्रिया। अब ये दोनों अभिक्रिया के बारे में हम जानें कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म अभिक्रिया क्या है। तो आपको अभी जस्ट बताया कि कुछ निर्माण करता है और कुछ विखंडित होता है। निर्माण करने की बात किया जाए तो निर्माणकारी जो अभिक्रिया होगा वह क्या होगा, उपचय होगा, और विघटन अभिक्रिया यानी कि जो टूटता है वह अभिक्रिया क्या होगा, तो वह क्या होगा, अपचय अभिक्रिया होगा। तो आप पहला जो इसमें देख रहे हैं, जो पहला क्या है, एनाबॉलिज्म की बात किया जाए, यानी कि उपचय अभिक्रिया की बात किया जाए, उपचय अभिक्रिया की बात किया जाए तो इसमें जैसे आप जानते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे देख रहे हैं क्या, प्लांट जो है वह प्लांट क्या करता है, तो CO2 प्लस क्या H2O के ऊपर है, CO2 और H2O, सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट एवं क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की उपस्थिति में क्या करता है, तो यह ग्लूकोज का निर्माण करता है। यह किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, कुछ ऑक्सीजन का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये निर्माण कर रहा है, यानी कि CO2 एवं H2O मिल करके सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर रहा है, तो एक नया प्रोडक्ट यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहा है। यह जो क्या बोलते हैं, ये निर्माण यानी कि निर्माण हुआ, तो यह रिएक्शन क्या कहलाता है, तो एनाबॉलिज्म यानी कि उपापचय अभिक्रिया, और इसी अभिक्रिया को क्या कहलाता है, तो निर्माणकारी अभिक्रिया इसी को कहा जाता है अभिक्रिया। क्योंकि यह क्या कर रहा है, तो ये दो रिएक्टेंट मिलकर क्या करता है, एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, एक प्रतिफल का निर्माण करता है ऑर्गेनिक। और ये क्या है, तो ग्लूकोज का सूत्र है ये, ठीक है, C6H12O6। ये क्या है, तो यही प्रोडक्ट बना, तो इसको क्या कर रहे हैं, तो निर्माणकारी अभिक्रिया। दूसरा जो आपका है वो दूसरा है कैटाबॉलिज्म। तो बोलोजिज्म की बात किया जाए यहाँ पे, इसको कहा जाता है क्या, अपचय अभिक्रिया, यानी कि अब जस्ट मैं बताया क्या कि वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट टूटता है यानी प्रतिफल जो है वो टूट के अलग अलग हो जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो यानी अपचय अभिक्रिया। और अपचय अभिक्रिया को हम बोलते हैं विघटन अभिक्रिया, इसको विघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, विघटन अभिक्रिया कहा जाता है।
अभिक्रिया करता है। अब जैसे देखे होंगे कि H2O की बात किया जाए तो H2O अगर टूटेगा तो वह H2 प्लस क्या होता है, O2 में टूटता है। H2O यानी कि जल जो टूटेगा वह क्या हाइड्रोजन गैस एवं क्या ऑक्सीजन गैस में टूटता है। उसी तरह देखते होंगे कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि क्या, जब यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो वह H2O प्लस CO2 प्लस क्या बोलते हैं कुछ ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा आप समझ रहे हैं, ATP यानी कि 38 ATP ऊर्जा का निर्माण करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो हम ये बताएं ये सारे प्रोसेस किसके अंदर होता है, तो ये सारे प्रोसेस किसके अंदर होता है, तो कोशिका के अंदर होता है। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि सजीव का सबसे जो विशिष्ट लक्षण है वह कोशिका है और कोशिका के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है। तो मैं बताया कि मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा क्या होता है तो कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी कि निर्माणकारी अभिक्रिया यानी कि किस चीज़ का निर्माण करता है, दो प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट मिलता है यानी प्रतिकारक मिलता है तो प्रतिफल का निर्माण करता है। जैसे बताया हमने कि जो प्लांट है जो पादप है वह पादप के एक सपोषी प्राणी है, उन्होंने क्या किया वह क्या करता है CO2 एवं H2O के साथ मिल करके सनलाइट एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कि निर्माण कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये निर्माणकारी अभिक्रिया यानी कि इसको क्या कहते हैं तो उपचय अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरा नंबर कैटाबॉलिज्म की बात किया जाए, अपचय अभिक्रिया की बात किया जाए तो अपचय अभिक्रिया में बताया था क्या कि अपचय अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या बोलते हैं जो कोई प्रोडक्ट है वह टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है तो विघटन अभिक्रिया कहलाता है। आपको बताया गया कि H2 अगर जल है तो यह किस में टूट जाएगा तो H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। उसी तरह ग्लूकोज की बात किया जाए तो ग्लूकोज किसी तरह O2 के साथ रिएक्शन करता है, टूटता है तो वह H2O प्लस क्या CO2 और कुछ ऊर्जा का निर्माण करता है। तो हमको आपको बताए थे कि ऊर्जा की बात किया जाए तो यह कोशिका के अंदर होता है तो ऊर्जा बनता है, वही ऊर्जा क्या बोलते हैं कि यह प्रक्रिया कहाँ होता है तो क्या बोलते हैं सेल के अंदर। या सेल के अंदर क्या होता है तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग होते हैं, उसमें कोशिकांग का एक कोशिकांग का नाम क्या है तो ये कोशिकांग का नाम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका के अंदर होता है। कणिका के अंदर ये प्रोसेस होता है और यही प्रोसेस क्या कहलाता है तो रेसिप्रेशन यानी कि श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। श्वसन के दौरान ही क्या होता है ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन के दौरान ही क्या होता है ऊर्जा का निर्माण होता है। तो पूछेगा क्या कि कोशिका में श्वसन का केंद्र कहाँ है तो क्या बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका है, ठीक है। क्योंकि वहीं पे क्या होता है ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 ATP की ऊर्जा का निर्माण होता है जिसमें से 2 ATP ऊर्जा क्या होती है खर्च हो जाती है, केवल 36 ATP ऊर्जा ही क्या होता है तो बचता है, ठीक है। तो आप देख लिए यहाँ पे ये सारे प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है तो ये सारे प्रोसेस किसके अंदर होता है तो ये सारे प्रोसेस कोशिका के अंदर होती है। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म अभिक्रिया क्या है। तो आपको समझ में आया तो इसको मैं मिटा दूं तो इसको मैं मिटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो चौथा जो लक्षण है वह वृद्धि है। वृद्धि की बात किया जाए तो वृद्धि सजीव में भी होता है और निर्जीव में होता है। तो कहिएगा सर आप सजीव में तो प्राण होता है तो वृद्धि कर सकता है लेकिन निर्जीव कैसे वृद्धि करता है, तो आप देखे होंगे सजीव तो वृद्धि करता है क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी कि अगर बाय द वे बच्चा अगर रहा होगा जिस समय तो उसके अंदर कोशिका की संख्या बाय द वे क्या बोलते हैं कुछ कम रहा होगा, कोशिका की संख्या बाय द वे क्या बोलते हैं कुछ रहा होगा। लेकिन जब वह वृद्धि किया, जब क्या बोलते हैं जब वह बड़ा हो गया, जब बड़ा होगा तो क्या बोलते उसकी क्या बोलते हैं कोशिका की संख्या क्या हो गया यानी कि कोशिका की संख्या क्या हो गया बढ़ गया। कोशिका की संख्या बढ़ गया होगा। कोशिका की संख्या में क्या हो गया वृद्धि हुआ होगा। और जब वृद्धि होगा तो क्या होगा तो भार बढ़ेगा। जब कोशिका की संख्या वृद्धि होगा तो क्या होगा तो शरीर का क्या होगा तो भार बढ़ेगा, शरीर का भार बढ़ेगा, ठीक है। आप जानते हैं जब कोशिका की संख्या बढ़ेगा तो शरीर का क्या होगा भार बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सजीव के अंदर तो क्या बोलते हैं कोशिका की संख्या क्या बोलते हैं पहले बचपन में कुछ और था और धीरे धीरे जब सियाना हो गया, जब धीरे धीरे क्या हुआ युवा से बूढ़ा अवस्था आया तो धीरे धीरे क्या हो गया बढ़ गया। अब जब कोशिका की संख्या जब बढ़ी तो इसका मतलब क्या बोलते कोशिका शरीर का क्या बोलते हैं भार भी क्या हो गया इंक्रीज के यानी कि वृद्धि कर गया। लेकिन कहिए सर ये तो सजीव की बात हो गया, ये तो सजीव का लक्षण है। लेकिन निर्जीव की बात किया जाए तो निर्जीव की बात देखे होंगे आप अगर रेगिस्तान की बात किया जाए, रेगिस्तान की बात अगर गए होंगे रेगिस्तान में तो रेगिस्तान में देखे होंगे क्या कि बालू का एक टिल्ला है। ये बालू का क्या है तो टिल्ला है, देखिए बालू का क्या है ये टिल्ला है। लेकिन जब क्या बोलते हैं जब हवा जब चलती है, जब वहाँ हवा चलेगी तो देखिएगा क्या ये धीरे धीरे क्या होता है ये वृद्धि करते रहता है, ये धीरे धीरे क्या करेगा वृद्धि कर जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये वृद्धि जो है वह इंटरनल नहीं है लेकिन क्या है ये एक्सटर्नल वृद्धि है।
तो हम बताएं कि निर्जीव और सजीव में ये वृद्धि मुख्य लक्षण नहीं है, क्योंकि ग्रोथ यानी कि वृद्धि के बाद जो पांचवा लक्षण है वो आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। आप जान लें यहाँ पे जो वर्ड है री मतलब होता है पुनः, री मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन मतलब क्या होता है उत्पादन। कहने का मतलब क्या है कि वैसे प्राणी जो अपनी समान संतति को जन्म देता है तो यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाता है। हम क्या बताएं, प्रजनन की बात किया जाए तो प्रजनन जो सजीव का क्या है, एक लक्षण है। प्रजनन सजीव का एक लक्षण है, लेकिन कहिएगा सर सजीव के लक्षण है लेकिन सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं सजीव होते हुए भी प्रजनन कुछ नहीं करते हैं। तो मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए पहले प्रजनन क्या होता है। प्रजनन मतलब क्या, यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब क्या बोलते हैं हम खाली कहेंगे क्या कि संतति को उत्पन्न करता है। तो ऐसा नहीं कि मानव क्या कर देगा तो कछुआ को या बकरी को मतलब क्या बच्चा को जन्म देगा, ऐसा नहीं। अपने समान यानी कि अगर मानव है तो मानव को ही जन्म देगा। इसलिए प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान या अपने जैसे बच्चे को या संतति को क्या करता है तो जन्म देता है। तो इस बात को याद रखिएगा। जनन ऐसे दो प्रकार के होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यानी कि लैंगिक जनन होता है, और दूसरा की बात किया जाए तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन जानते हैं, और अलैंगिक जनन तो मैं बताऊंगा आगे, तो जब आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो जनन वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी इतना ही समझिए, प्रजनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसा या अपने समान संतति क्या करता है तो जन्म देता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन के सजीव के अंदर एक विशेष लक्षण है, लेकिन नहीं सजीव होने के बावजूद भी यह लक्षण उसके अंदर नहीं होता है। तो आप देखे होंगे कि एक डोंकी है, एक डोंकी की बात किया जाए, डोंकी यानी कि नॉट डोंकी की बात किया जाए, नॉट डोंकी यानी कि मेल डोंकी की बात किया जाए, मेल डोंकी यानी कि नर गधा और फीमेल हॉर्स की बात किया जाए, फीमेल हॉर्स यानी मादा घोड़ा की बात किया जाए, जब दोनों के क्रॉस कराया गया, दोनों के युग्मक को क्रॉस करवाया गया तो एक नई प्रजाति उत्पन्न हुआ, उसका नाम था म्यूल, जिसको कहते हैं खच्चर। ये जो खच्चर जो है आप देख रहे हैं, जो खच्चर जो है यह क्या बोलते हैं सजीव है, लेकिन यह जनन नहीं कर सकता, यह रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। क्योंकि यह क्या है, क्योंकि यह प्रजाति जो है दो चीज से मिलकर, दो प्रजातियों का ये तीसरा प्रजाति यानी कि डोंकी यानी कि नर गधा और मादा घोड़ा को जब क्रॉस कराया गया, उसके युग्मक को क्रॉस कराया गया तो उसके बाद एक नया प्रजाति उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या है म्यूल यानी कि खच्चर। उसी तरह की बात किया जाए, अगर उसी तरह एक क्या बोलते हैं, उसी तरह की बात किया जाए तो फीमेल डोंकी यानी कि मादा गधा एवं मेल हॉर्स यानी कि नर घोड़ा को जब दोनों को रिएक्शन करवाया गया तो हिन्नी एक नया प्रजाति पैदा हुआ यानी उत्पन्न हुआ। ये हिन्नी जो था ये म्यूल के समान था, तो ये भी सजीव है लेकिन इसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि सजीव का ही क्या बोलते हैं, सजीव का विशिष्ट लक्षण ये प्रजनन है। लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पे सजीव होने के बावजूद भी क्या होता है, इसके अंदर प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। तो मैं उसके बाद देख रहे हैं जो छठा जो इसका लक्षण है वह मूवमेंट है। मूवमेंट यानी कि गति। तो आप देख रहे हैं गति, आप सोच रहे हो क्या कि सजीव जो है वह गति करता है लेकिन निर्जीव गति नहीं करता है। लेकिन सजीव के अंदर तो क्या बोलते हैं दो कैटेगरी है।
तो आप देख रहे हो क्या कि सजीव में दो है, एक सजीव क्या है जैसे मतलब ह्यूमन है, जैसे एनिमल्स है। तो एनिमल क्या कर रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या गति करता है, यानी जाता है। लेकिन प्लांट नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जो क्या करता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो आप जानते हैं मूवमेंट की बात किया जाए तो मूवमेंट में देख रहे हैं क्या कि मानव क्या होता है, यानी कि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स यानी जितने भी जीव जंतु पक्षी पक्षी हैं वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। लेकिन प्लांट की बात किया जाए तो प्लांट नहीं करता है। लेकिन प्लांट में भी किया जाए, प्लांट की बात किया जाए तो प्लांट में भी एक प्लांट का नाम है, उसका नाम है क्लेमाइडोमोनस। आप जान रहे हैं क्लेमाइडोमोनस की बात किया जाए, यह एक शैवाल है, यह एक हरा शैवाल है, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी यानी हरा शैवाल है, यह हरा शैवाल। एक कोशिकीय, यह क्या है, तो यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है। आप देखिए क्लेमाइडोमोनस यानी कि एनिमल्स तो मूवमेंट करता है, तो आपका ये दिमाग में आता है सर प्लांट तो सजीव है लेकिन मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन प्लांट में भी मैं एक प्लांट का नाम बताया क्लेमाइडोमोनस, यह एक शैवाल है, एक हरा शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है। इसका आप उनको देखे होंगे, ऐसा देखे होंगे कि ये इस टाइप का फिगर देखे होंगे कि ऐसा रहता है ये, ठीक है। ये जो है ये क्लेमाइडोमोनस है, ये क्या है, तो क्लेमाइडोमोनस है जो क्या करता है, समुद्र में पाया जाता है, वह एक जगह से दूसरी जगह गति करता है यानी कि मूवमेंट करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट भी क्या करता है, गति करता है, यानी कि उसके अंदर भी क्या गति होती है। कुछ सारे पौधे की बात नहीं किया जाए, कुछ पौधे ऐसे जैसे मैं एग्जाम्पल में बताया, क्लेमाइडोमोनस एक हरा शैवाल है, एक कोशिकीय हरा शैवाल है जो मूवमेंट करता है यानी कि वह गति करता है। उसके बाद आता है, उसके बाद 6 नंबर हो गया। उसके बाद 7वां जो लक्षण है, तो 7वां लक्षण इसका आता है, तो आप देख रहे होंगे संवेदनशीलता या उद्दीपना, जिसको बोलते हैं संवेदनशीलता एवं अनुकूलन यानी कि एडेप्शन की बात किया जाए, एस्टिमुलेशन और एडेप्शन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं संवेदनशीलता एवं अनुकूलता, ये दोनों में देखिए, मतलब संवेदनशील मतलब क्या देख रहे हैं आप, जैसे इस वातावरण में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर तो ये फीलिंग करने की क्षमता है कि बाहरी वातावरण में आखिर कितना टेम्परेचर है, ठंडा कितना है, गर्म कितना है। चाहे आपको सिंपल सी ठंडा है, कुछ भी हो, जैसे भाई आप बीमार पड़ गए तो आपको इंजेक्शन अगर लगती है तो आपको वो संवेदना प्रकट करते हैं, आपके अंदर वो फीलिंग आती है जब आपको सुई चुभाया जाता है। तो बाहरी यानी कि जो संवेदनशील मतलब क्या कि जो बाहरी वातावरण है, जो उसके घटक है, उसके प्रति जो हमारा यानी जो चेंजेबल होता है, जो परिवर्तन होता है, वो सारे क्या है, तो वो संवेदनशील है। यानी संवेदनशील क्या, निर्जीव के अंदर ऐसा नहीं होता संवेदनशील, उसको किसी चीज़ का क्या बोलते हैं फीलिंग नहीं होती है, लेकिन सजीव के अंदर ऐसा होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, सजीव का जो विशिष्ट एक और लक्षण क्या है, तो संवेदनशील एवं क्या है, अनुकूलन है। आप लोग अनुकूलन समझ रहे हैं, यानी कि जिस स्थिति के अकॉर्डिंग, यानी कि वैसे स्थिति, यानी कि जो वातावरण का जैसा स्थिति रहेगा उस स्थिति के अकॉर्डिंग अपने शरीर को क्या कर देना, ढाल लेना ही क्या कहलाता है, तो अनुकूलन कहलाता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि संवेदनशीलता सजीव के अंदर होती है, अनुकूलन भी सजीव के अंदर होती है, लेकिन निर्जीव के अंदर ऐसा प्रोसेस नहीं है क्योंकि वह इस चीज़ को फील नहीं कर सकता है। अगर हवा बढ़ रही है तो हम लोग या जो सजीव है वह फील कर सकता है कि हवा बढ़ रही है, लेकिन निर्जीव ऐसा, नॉन लिविंग प्राणी ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 7वां इसका लक्षण। 8वां जो लक्षण की बात किया जाए तो 8वां लक्षण इसका है लाइफ साइकिल की बात किया जाए, लाइफ साइकिल समझ जीवन चक्र। आप जान रहे हैं जीवन चक्र क्या होता है, तो जीवन चक्र की बात किया जाए तो आप पहले समझिए जीवन चक्र यानी कि जन्म से लेके उसके मृत्यु तक के जो अवधि है, जो काल है, जिस चीज़ को जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है, उसके बीच की जो अवधि होती है उसको जीवन चक्र कहते हैं। उसमें बहुत सारी अवस्थाएं आती है, ये सारी अवस्था को मैंने अगले क्लास में बताऊंगा, लेकिन आप पहले समझ लिए ये सजीव का क्या है, तो लक्षण है। ये मैं कितना लक्षण बताया, मैं 8 लक्षण बताया। जो पहला लक्षण बताया, जो उसका जो पहला लक्षण है वह क्या है, सेल है। दूसरा लक्षण बताया मैंने क्या, तो मेटाबॉलिज्म की बात किया जाए या प्रोटोप्लाज्मा की बात किया जाए, प्रोटोप्लाज्मा
ये दूसरा लक्षण था। तीसरा लक्षण की बात किया जाए तो तीसरा लक्षण मतलब मैंने बताया क्या, तो ग्रोथ बताया, ग्रोथ। उसके बाद ग्रोथ की बात किया जाए लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं, लेकिन लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। उसके बाद चौथा मैं बताया क्या, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की बात किया जाए। उसके बाद पांचवा आएगा बायोकेमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसी में बताया था मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। छठा उसके बाद आता है मूवमेंट। मैंने बताया आपको मूवमेंट यानी कि गति, तो गति बताया था कि प्लांट भी गति करती है। उसके बाद लेकिन सजीव क्या बोलते हैं, निर्जीव नहीं करता। उस मूवमेंट के बाद उसके बाद सातवां जो आता है वह क्या है, तो रिप्रोडक्शन में बताया था, रिप्रोडक्शन तो मैं बता दिया। उसके बाद मैं क्या बताया था, मूवमेंट हो गया। उसके बाद स्टिमुलेशन की बात किया जाए, स्टिमुलेशन और एडेप्शन। और आठवां था वो लाइफ साइकिल, अभी जस्ट बताया कि लाइफ साइकिल जो है यानी कि जीवन चक्र की बात किया जाए, जीवन चक्र यानी कि ये इसकी जो सजीव होने की क्या है, तो ये लक्षण है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और